नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट विश्व के प्रमुख संविधान में आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांस के संविधान का। फ्रांस का संविधान एक तरीके से एकात्मक शासन प्रणाली है फ्रांस में, और फ्रांस का संविधान है, इसके मूल विशेषता है यहाँ संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली का सम्मिश्रण किया गया है। जैसे कि ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक कहलाता है और अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम का या अध्यक्षीय प्रणाली का जनक कहलाता है। तो वस्तुतः इन दोनों राष्ट्रों की प्रणालियों से ही प्रेरणा लेकर विभिन्न राष्ट्र या तो संसदीय प्रणाली को अपनाते हैं या फिर अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाते हैं। लेकिन फ्रांस के संविधान में एक अच्छी बात यह है कि संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली दोनों का इसमें मिक्सचर कर दिया गया है, दोनों को मिला दिया गया है। फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में 3 मूल तत्व नागरिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख मिलता है। ये संविधान एक तरीके से संकट काल का शिशु कहलाता है। 1958 के संविधान निर्माण के समय फ्रांस में अशांति का वातावरण था, निराशा का वातावरण था, और चार्ल्स द गोल को उस समय बुलाया गया और चार्ल्स द गोल ने इस संघर्षमयी स्थिति का समाधान करने के लिए राष्ट्रपति के पद का सृजन किया और उसको बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग बना दिया, बहुत अधिक पावरफुल बना दिया। इसलिए जो फ्रांस का पंचम गणतंत्र 1958 का संविधान है, उस संविधान को संकट काल का शिशु भी कहते हैं। ये संविधान निर्मित है, लेकिन बिना संविधान परिषद के ये संविधान निर्मित हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण संविधान परिषद ने नहीं किया। इसका निर्माण चार्ल्स द गोल और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों और 39 सदस्यों के एडवाइजरी काउंसिल ने, परामर्शदात्री सभा ने किया है। इसलिए ये संविधान निर्मित होकर भी संविधान परिषद द्वारा निर्मित नहीं है। ये यूनिक फीचर है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की कि सामान्यतः अमेरिका का संविधान हो, भारत का संविधान हो, तो संविधान सभा का गठन हुआ और उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन ये चार्ल्स द गोल, उसके कैबिनेट के मेंबर्स और उसकी एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा बनाया हुआ संविधान है, जिसमें ये लिखित संविधान है, जिसमें प्रस्तावना और 95 धाराएं हैं और ये 15 भागों में बंटा हुआ है। इस तरीके से ये संविधान बहुत छोटे संविधान में ही आता है, क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इस संविधान को हम कठोर संविधान मान सकते हैं। इसके आर्टिकल 89 के अनुसार संविधान संशोधन 2 तरीके से हो सकता है। पहला, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित करे, और यदि संसद के दोनों सदन 3/5 यानी 60% बहुमत से पारित कर दे तो यह संविधान का अंग बन जाता है। और दूसरा, प्रधानमंत्री भी प्रपोज कर सकता है, यानी पहले में राष्ट्रपति कर सकता है और दूसरे में प्रधानमंत्री प्रपोज कर सकता है। तो प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर दें तो रेफरेंडम में निर्वाचकों के सम्मुख यह रखा जाता है और जनता बहुमत से यदि इसको समर्थित कर देती है तो ये
संविधान का अंग बन जाता है। इस तरीके से 89 के तहत संविधान संशोधन के दो तरीके इस संविधान में बताए गए हैं, और चूंकि रेफरेंडम के थ्रू हो रहा है तो इसलिए ये बहुत ही कठोर संवैधानिक प्रक्रिया है, संशोधन की आसान प्रक्रिया नहीं है। ये संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। संविधान की धारा 3 में साफ लिखा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। तो लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ भी यही होता है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में है और जनता के माध्यम से ही सर्वोच्च शक्ति का प्रवर्तन किया जा सकता है। संविधान का जनतंत्र और गणतांत्रिक स्वरूप है वो आर्टिकल 2 में साफ लिखा है कि फ्रांस एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र है। 79 में भी साफ लिखा है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्युलर स्टेट की आधारशिला रखता है। उसमें लिखा है कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा, सभी नागरिकों के बीच जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा। संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सेक्युलर एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी इस संविधान में की गई है। संविधान की प्रस्तावना में 1789 के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त ये मूल अधिकार समाजवादी दर्शन से प्रभावित है। जैसा मैंने पूर्व में बताया, ये संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का कोऑर्डिनेशन करता है, मिक्सचर है, सम्मिश्रण है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं। संसद को सरकार को निंदित करने का अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है। और प्रतिनिधित्व प्रस्ताव यदि यानी निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति पद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, क्योंकि उस समय 1958 में जैसे कि संकट काल का शिशु है तो चार्ल्स द गोल थे, तो उन्होंने इस पद को बहुत अधिक शक्तियां दी और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते और ना ही उनको मतदान का अधिकार होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति अधिकार संपन्न है और विधायिका कमजोर है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसे नियुक्तियां करने, संधियों के लिए वार्ता करने, संसद के पास संदेश भेजने का अधिकार है। उसके प्रत्येक कार्य पे प्रधानमंत्री के काउंटर सिग्नेचर होना जरूरी भी नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल बहुत लंबा है, इसलिए भी ये पद बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसका कार्यकाल 7 साल का है, जबकि जो राष्ट्रीय सभा है उसका कार्यकाल 5 साल है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है और निर्वाचन के आदेश दे सकता है। विधायिका की कानून निर्माण की शक्ति भी सीमित है। वो केवल उन विषयों पे कानून का निर्माण कर सकती है जिनकी सूची संविधान में दी गई है, और इन विषयों के बाहर नियम बनाने का अधिकार मंत्रिमंडल को है। यानी अवशिष्ट विषय जो है वो विधायिका को नहीं दिए गए हैं, अपितु मंत्रिमंडल को सौंप दिए गए हैं। राष्ट्रीय सभा और सीनेट की शक्तियां कानून निर्माण में समान है। यदि राष्ट्रपति किसी कारण से हट जाए तो सीनेट का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और वो मंत्रिमंडल के
जो सदस्य हैं वो संसद के सदस्य यहाँ नहीं होते। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इसका उल्लेख संविधान की धारा 4 में किया गया है और मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होगा, इस रूप में इसको लिपिबद्ध किया गया है। संवैधानिक परिषद में कुल 7 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 9 साल होता है और हर तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य हट जाते हैं। अब इस संविधान की समीक्षा करते हैं। राष्ट्रपति का पद जो है वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, इसलिए उसकी शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका रहती है। कार्यपालिका और विधायिका में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वहां पे संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली दोनों को लाया गया है, तो ऐसे में दोनों में सर्वोच्चता का संकट आ सकता है। धन्यवाद।